और रजनी जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब सबसे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर बुके देकर हमारे सहयोगी अजीत जो है रजनी तिवारी जी का स्वागत करें। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उनसे शिक्षा को लेकर ये पूछने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास उत्तर प्रदेश कर रहा है, उत्तर प्रदेश का ये हरदोई कर रहा है और आगे के लिए क्या प्लानिंग है हरदोई की। क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर हो तो रोजगार बेहतर होता है और ऐसे में रोजगार बेहतर हो, रोजगार नव युवकों को मिले, युवाओं को मिले तो देश तरक्की करता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट विभाग उनके पास है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अजीत हमारे साथ हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अजीत, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा। हमारे साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं। पिछली सरकार में भी आप मिनिस्टर थी और हम लोगों की अक्सर मुलाकात होती थी। पहला सवाल आपसे कि हरदोई में हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं, यूपी की बात हरदोई से, डेवलपमेंट को लेकर कितना आगे बढ़ा हरदोई? देखिए, पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होगा, लेकिन उन्होंने देश और प्रदेश के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पूरे देश में आपको डेवलपमेंट देखने को मिला। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में सभी जनपदों में आज विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। शिक्षा पहले बहुत खराब हो गई थी, शिक्षा व्यवस्था को लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई है, जिसके तहत बहुत परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। उसमें शिक्षा में लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसमें लोगों को रोजगार मिले और अनेक चीज़ें, कुछ शिक्षा में तुरंत उसके परिणाम दिखाई नहीं दे सकते हैं। हमारी दूरदर्शी शिक्षा नीति है, जिसके तहत हम ऐसा युवा तैयार करेंगे जो 2047 तक, जैसे भारत की हम लोग परिकल्पना करते थे कि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश विश्वगुरु बने, ऐसा युवा हम तैयार करेंगे। इस तरह की शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए हैं। बिल्कुल रजनी जी, चूंकि अभी बात की जाए तो मैं भी जानने की कोशिश कर रही थी हरदोई में कितना विकास हुआ है। एक आवाज़ मुझे सुनाई दी या फिर कह लीजिए चर्चा में जिक्र आया कि मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, डिग्री कॉलेजेस भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या मैम? अभी देखिए, हमारी योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी और आपने जैसा स्वयं बोला कि आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जिस चीज़ की हरदोई में आवश्यकता होगी, उन सारी चीज़ों को हरदोई में हम लाने का काम करेंगे। एक बड़ा इशू जो आता है वो नकल माफिया का आता है। आपकी सरकार ने काम भी किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेपर्स लीक के मसले आते हैं, उत्तराखंड से भी उसके तार जुड़ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करें? क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत रोल अदा करता है डेवलपमेंट में। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अभी जैसा कि मैंने बोला था कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था लोगों ने, उसमें हम सुधार लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, उसमें हम सुधार तुरंत नहीं ला सकते, तुरंत उसमें हमारे सुधार नहीं दिखाई पड़ेंगे। नकल का सिस्टम बन गया था कि बस से नकल करके लोगों को डिग्री मिल जाए, इस तरह से लोग कर रहे थे। हम लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं प्रदेश की जनता को, शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, नकल पूरी तरह से बंद होगी और जिस तरह का हम देश देखना चाहते हैं, जिस तरह का भारत का निर्माण हम लोग देखना चाहते हैं, उस तरह की पूरी शिक्षा व्यवस्था हम लोग देने का काम करेंगे। बिल्कुल मैम, चूंकि मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए प्रश्न ज़रूर उठता है। हरदोई की अगर हम बात करते हैं, जितना मुझे ज्ञान है, मेरे ज्ञान के हिसाब से महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों के मुताबिक कम है, लिंग अनुपात। हरदोई में अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है? कहते हैं शिक्षा ऐसा आप पे हथियार होता है कि जब उसका उजाला होता है तो फिर वो हर जगह प्रकाश करता है। तो शायद ये जो कमी देखने को मिल रही है वो भी पूरी हो जाएगी जब हर कोई शिक्षित होगा। हाँ, लिंगानुपात को बराबर करने के लिए पहले बहुत बड़ी संख्या थी, जिसमें इसको कम करने के लिए योगी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी और हम लोग बहुत कामयाब हुए।
काफ़ी हद तक हम लोगों ने बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज अभी हम एक बनारस यूनिवर्सिटी में हम गए थे, दीक्षांत समारोह था, और बहुत खुशी हुई कि वहाँ पे बच्चियों की संख्या, बेटियों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे इस बार एडमिशन लेने में। तो हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी कोशिश है कि बेटियाँ आगे बढ़ें। इसके लिए सरकार योजनाएं लेकर के आ रही है और योजनाओं का प्रभाव भी पड़ रहा है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, साधारण तौर पर जो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो एक प्लान आपका विभाग बना भी रहा है कि इससे कैसे तकनीकी शिक्षा को और डेवलप किया जाए और कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएं। हमने भी आपको बताया कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के आई है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जीवित रहे। उसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिल पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। तो बहुत दूरदर्शी सोच के आधार पे कि आगे कैसी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, किन चीज़ों से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें लेकर के आए हैं और तकनीकी नॉलेज दे करके वाकई में एक वैसा भारत हम देंगे। हम वादा करते हैं अपने प्रदेश से कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों में आमूलभूत परिवर्तन लेकर के आएगी। ऐसा निखार लाएंगे बच्चे जैसा हम देश चाहते हैं हमारा युवा 2047 तक वैसा देश देने का काम करेगा। बिल्कुल, चूंकि मैम जिस तरीके से जनता बार बार आप पर भरोसा जताती है, तो उम्मीद ये है कि जिन वादों के साथ आप बेहतर तरीके से वो आप काम कर भी रहे हैं और उन्हीं वादों के साथ लोग आपको बार बार पसंद भी कर रहे हैं। जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, मैम जब हम बात करें तो चूंकि जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है तो एक टारगेट आपका होता है। वो टारगेट मैम कहाँ तक लगता है अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग अचीव कर पाए हैं, या फिर आगे उसमें और आपको अपना और क्या इनिशिएटिव लेने की जरूरत लगती है? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 12 राजकीय विश्वविद्यालय देने का आशय पत्र हम लोगों ने जारी किया। हम लोगों ने किस तरह से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो पाए, इसके लिए नए ग्रेडिंग के लिए हमारे 12 महाविद्यालय, 12 विश्वविद्यालय हमारे निजी, हमारे 18 महाविद्यालय इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। नए ग्रेडिंग में हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय अच्छे से आएँ, इससे शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार आपको दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ, जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, जिस तरह की अभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ज़रूरत है, उस तरह की शिक्षा देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। चूंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, महिला सुरक्षा की बात आती है, बार बार अखिलेश यादव भी इस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो उसको लेकर विपक्ष बार बार सवाल खड़ा करता है। आपने कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, अभी और कितना इस पर काम करने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी सरकार, जो गृह विभाग है, सब ये कहते हैं कि अब रात को 12 बजे भी बच्चियां सुरक्षित जा सकती सड़कों पर। अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले 8000 मामलों में आपकी सरकार ने सजा दिलाई है, अभी और कितना बेहतर करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको अभी शुरुआत में धन्यवाद नहीं दिया जी न्यूज़ को कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और क्वेश्चन पूछने वाली भी आपके साथ में, हमारे साथ में महिला बैठी हैं, मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आपको। देखिए, बहुत बड़ा तो विश्वास होता है। जब हम किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो आधी समस्या का समाधान तभी हो जाता है। पूरे देश ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, देश का विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो समस्या का समाधान उसी दिन हमारा आधा हो गया जिस दिन मोदी जी ने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और वाकई में उस भरोसे को बनाए रखना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण एक तो उसका आधार वोट तो होता ही है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव होता है, वोट के माध्यम से तो जनता दिखाती ही है कि हम विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने उस विश्वास को बनाए रखा है कि कानून व्यवस्था में हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिस क्षेत्र में भी जो काम करना चाहती हैं
आराम से जाती हैं काम करने के लिए। घर के पुरुष भी खुश रहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं गई हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। हमारी बहनें भी खुश रहती हैं कि बेटियां जिस काम के लिए जा रही हैं हम निश्चिंत हैं। वो स्वयं से किसी काम के लिए जाती हैं तो संतुष्ट होती हैं। वाकई में भरोसा था मोदी जी के ऊपर, और उस भरोसे को मोदी जी ने, और हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उन्होंने हमारे भरोसे को बनाए रखा। योगी जी तो कहते हैं कि अगर किसी चौराहे पे किसी ने जरा सा छेड़खानी की या उसने गड़बड़ी की तो सीसीटीवी में कैद हो जाएगा और अगले चौराहे पर ढेर हो जाएगा। देखिए, यही संदेश जो आज योगी जी ने देने का काम किया, यही संदेश अगर पहले से दिया जाता तो वाकई में जो घटनाएं होती रही वो घटनाएं ना होती। हम लोग दुखी होते थे जब देखते थे न्यूज़ में, आप लोगों के माध्यम से दिखाते थे कि देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। बहुत दुखी होते थे, लेकिन जो संदेश देने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, वो संदेश दिखा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। और वाकई में इसी कारण आज जो हम कहते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं अपराधी और अपराधियों के प्रति, उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो दूसरे फेज की सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। हमारी सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। अपराधी और अपराधी करते दिखाई नहीं देंगे आपको। बिल्कुल, और अब जनता को उम्मीदें जो हैं उस उम्मीदों पर आप बेहतर तरीके से उतर भी रहे हैं, इसलिए लगातार हम तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो भी देखते रहते हैं। मैम, स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र अपने संबोधनों में करते हैं। चूँकि पूरी आबादी जो है उसको तो हम स्किल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आधी आबादी को स्किल करना बहुत ज़रूरी है। उस स्तर पर कितना कारगर अभी तक काम हो पा रहा है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर हम बात करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कितनी महिलाएं स्किल हो पा रही हैं ताकि सशक्त हो पाएं, सक्षम हो पाएं, जिस सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो कितना फुलफिल हो पा रहा है? देखिए, धन्यवाद देना चाहूँगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। G20 का मेज़बानी हमारा देश इस बार कर रहा है, और हमारे प्रदेश से भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई टीमें गई हैं विदेशों में, जहां से वो रोज़गार को लेने का काम कर रही हैं। कंपनियां आएंगी यहाँ पे, हमारे युवा देखेंगे, बहनें देखेंगी, बेटियां देखेंगी क्या काम उनके लिए है। और मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं बनी, जनधन खाता हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, हर एक योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए हैं। उसमें बेटियों को जनधन खाते में भी उनके अकाउंट में पैसा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी प्राथमिकता महिलाओं को दी जा रही है, और महिलाओं को हर क्षेत्र में वो अगर शिक्षा में आगे जाना चाहती हैं उनके लिए है प्रावधान दिए गए हैं। और बच्ची के जन्म से लेकर के बच्ची की शादी की तक के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि हमारी बेटियां जन्म लेते समय ही, जो पहले गरीब परिवार में कहा जाता था कि बोझ हो गई, अब ये नहीं रहा। बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। बेटी के जन्म के समय उसके लिए महिला को पैसे दिए जाते हैं, और उसकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के उसके शादी तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। आज महिलाएं हमारे यहाँ बच्चियाँ बोझ नहीं हैं, बच्ची को हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। लगता है कि अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है आपकी सरकार जब से आई, क्योंकि दूसरी बार रिपीट हुई, सुशासन पर रिपीट हुई, कार्रवाई के बाद रिपीट हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे लोग आज अंदर हैं, उनके परिवार के लोग योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, नहीं अच्छी सरकार, अच्छा काम कर रही है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये एक बड़ा मुद्दा था जिसका फायदा मिला आपको। हाँ, देखिए, जब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं तभी लगता है कि वहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने घर में, परिवार में लोग अपने को सेफ महसूस करते थे। बच्चियाँ अपने घर पे अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। और उसी तरह से आज हमारे प्रदेश का माहौल हो गया, उसी तरह से हमारे देश का माहौल हो गया कि हम सुरक्षित हैं। और कोई भी अपराधी आज है, अपराध करने से पहले सोचता है कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम देश में हैं जहाँ पे मोदी जी का राज्य है। तो अपराधी तत्व हैं, घबराते हैं, और आज तो हर व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, चूंकि समय का अभाव है और भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं और प्रश्न हैं। मैम, रोजगार को लेकर हरदोई में क्या हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में लगातार काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एजुकेट हो रहे हैं तो हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार के लिए अगर मैं हरदोई रहना चाहती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? देखिए, हम बात महिलाओं की ही अगर हम शुरू कर दें ग्रामीण क्षेत्र में,
तो महिलाओं के लिए ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जब हम कहते हैं ना कि कहीं विकास की शुरुआत हम गांव से देखते हैं, तभी हमारा देश संपन्न हो पाता है। हमने शुरुआत की है गांव से। हमारे गांव की जब महिला सशक्त होगी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है, तो महिला आत्मनिर्भर बन रही है। युवाओं के लिए हमारे कई योजनाएं चल रही हैं। अब तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी महिलाओं बच्चों को जो भी करना चाहते हैं उसी तरह की शिक्षा स्कूलों में भी दी जाएगी, कॉलेज में भी दी जाएगी। जहाँ पे जिस चीज़ की कंपनीज हैं उस कंपनी के आधार पे भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं वहाँ पे। तो अनेक रोजगार के साधन हमारी सरकार ने खोले हैं और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हरदोई नरेश जी बैठे थे, उनसे भी सवाल किया कि बहुत लंबे समय से हरदोई को आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी यहाँ से मिनिस्टर हैं सरकार में, आपको लगता नहीं कि जैसे आपने मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी जरूरत है? अभी जो टेक्निकल, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि जब तक टेक्निकल शिक्षा नहीं मिलेगी हमारी युवाओं को, हमारी बच्चियों को, तब तक कई सारी परेशानियां आती, उनको बाहर जाना पड़ता पढ़ने में, उसमें फिर पैसा भी ज्यादा लगता। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ पहले भी आवश्यकता थी मेडिकल कॉलेज की, कि मेडिकल कॉलेज हो जाए। बहुत लंबे समय से उसकी डिमांड चलती थी। हम लोग उसको लेकर के यहाँ पे आए हैं और आने वाले वक्त में जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, उसको भी हम लोग लेकर के यहाँ पे आएंगे। और जैसा कि हमने बोला कि जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर काम कर रही है और आने वाले वक्त में शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर, जी मीडिया के मंच पर आपको आने के लिए और समय देने के लिए, बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बेबाकी से आपने तमाम बातें रखी। मैं चाहूँगी आप मंच पर ही रहिए मैम। और नरेश जी, मैं आपको एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी क्योंकि ख़ास मेहमान हमारे और समय दिया है आपने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं चाहूँगी दोनों को ही इस वक्त हम मंच पर आमंत्रित कर स्वागत करें। हमारे साथ इस वक्त मैं चाहूँगी हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह, उन्हें सम्मानित करें सबसे पहले मंच पर मोमेंटो देकर, चूँकि खास समय है और ये मंच जो है वो भी खास है और ख़ास लोगों के लिए मंच सजा है और कीमती वक्त है जनप्रतिनिधियों का, ये हम समझते हैं। और वो कीमती वक्त यहाँ पर इस मंच के लिए निकाला गया है। बहुत आभार आप दोनों का, इस मंच पर आप दोनों पधारे और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जज्बे के साथ आपने जो भी सवाल आपसे किए गए उनका जवाब यहाँ पर रखा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से इस मंच पर आने के लिए, ये मंच साझा करने के लिए। और तमाम जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपने अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हम इस सेशन को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन में तमाम और ऐसे लोग हमारे साथ होंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश की बात आज हरदोई से हो रही है, तो हरदोई में तमाम जो चीज़ें हैं उनको हम एक एक कर और जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की हमने यहाँ पर बात कर ली, लेकिन अभी और बहुत से ऐसे पड़ाव हैं जो कि पार करने हैं, बहुत से ऐसी और चीज़ें हैं जो कि हरदोई से हमें जाननी है। तो ऐसे में अभी कुछ और बातें होंगी, कुछ